मेहरा निवास एक हंसता खेलता परिवार था। उस परिवार में प्रज्ञा और नैना नाम की दो देवरानी जेठानी रहती थी। प्रज्ञा स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी, जबकि देवरानी नैना बहुत ही लालची और धोखेबाज थी। उन दोनों के ससुर ने कई साल पहले एक कारखाने के जरिए अच्छी दौलत जमा की, लेकिन फिर उन्हें जुए और शराब की लत लग गई। अब वो अक्सर शराब के नशे में धुत रहते थे। फिर धीरे धीरे उनका कारखाना बंद हो गया। ये कारखाना तो बंद हो गया, अब ये घर ही बचा है हमारे पास। सुनिए जी, इससे पहले कि ये घर भी हमारे हाथ से चला जाए, हमें किसी तरह ससुर जी से उनकी संपत्ति अपने नाम करवा लेंगे। इससे कम वो तो बची रहेगी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज चालाक देवरानी ने अपने पति के साथ मिलकर अपने ससुर से वो घर अपने नाम करवा लिया। फिर एक रोज ज्यादा शराब पीने के चक्कर में उसकी मौत हो गई। फिर एक रोज, ये देखिए बाबूजी ने अब ये घर हमारे नाम कर दिया है। अब जेठानी जी, आप अपने पति और बच्चों के साथ इस घर से निकल जाओ। ये तुम क्या कह रही हो नैना? बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी पत्नी भैया। अब इस घर पर हमारा अधिकार है। अब से इस घर में हम रहेंगे। फिर हम कहाँ रहेंगे? हम इतने भी निर्दयी नहीं है। आप लोग चाहो तो इस घर के पीछे वाले एरिया में बने पुराने टॉयलेट में रह सकते हो। वो एक कमरे जितना ही बड़ा है, वहाँ तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो टॉयलेट में ही रहेगी पुरानी बहू। बढ़िया है। प्रज्ञा के पास अब और कोई चारा नहीं था। वो अपनी बेटी, बेटे और अपाहिज पति के साथ उस टॉयलेट में रहने चली जाती है। अब वो एक तरफ बिस्तर लगा देती। अब उनकी हालत ऐसी थी कि उसी बाथरूम में उनको खाना और रहना होता था। फिर अगले दिन प्रज्ञा के पेट में तेज दर्द हो रहा था। उसे फ्रेश होना था, लेकिन उसका पति और बेटा वहीं बैठे होते हैं। वो उनसे कहती है, सुनिए आप जरा बाहर जाइए ना, मुझे शौच करना है। लेकिन बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर हम भीग गए तो डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे भी नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं प्रज्ञा, तुम यहीं शौच कर लो, हम यहीं बैठे रहेंगे। वो सब एक दूसरे के सामने वहीं शौच करने बैठ जाते। ये सब देख प्रज्ञा को घिन भी आती और वो मन ही मन कहती, हे भगवान, ये तूने हमें कैसी जिंदगी दी है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिर ये सब हमें कब तक झेलना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं रहता। फिर एक दिन प्रज्ञा अपनी कान की बालियां बेचकर कुछ राशन लेकर आती है। दरअसल प्रज्ञा का पति अपाहिज था, इसलिए उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। इसलिए अब उनके दिन और भी बुरी तरह कट रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज प्रज्ञा की बेटी रूही का जन्मदिन होता है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, हर साल की तरह मैं इस साल भी अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। अपनी सहेलियों को बुलाना चाहती हूँ। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगी ना? अपनी बेटी की ये बात सुनकर प्रज्ञा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी मासूम बेटी को ना बोलकर दुखी नहीं करना चाहती थी। ठीक है बेटी, तू अपनी सहेलियों को बुला लेना, मैं केक ले आऊंगी। अगले दिन रूही के जन्मदिन पर उसकी कुछ सहेलियां भी आई हुई होती हैं। तभी रूही के भाई का अचानक पेट खराब होता है और वो वहीं उनके सामने ही शौच करने बैठ जाता है। ये देख रूही की दोनों सहेलियां घिन करते हुए कहती हैं, छी, ये कितने बेशर्म लोग हैं, हमारे सामने ही शौच करने बैठ गए। और कितने गंदे भी हैं, भला शौचालय में कौन रहता है। छी, मैं तो ये केक नहीं खा सकती, चलो अब यहाँ से। उसके बाद वो दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं। ये देख उन सबको बहुत बुरा लगता है। जहाँ वो सब इतनी कठिनाइयों में रह रहे होते हैं, तो वहीं प्रज्ञा की देवरानी ऐश की जिंदगी जी रही होती है। वाह, कितना टेस्टी खाना है ना। अगली बार भी हम इसी होटल से खाना ऑर्डर करेंगे। एक रोज कुछ बैंक अधिकारी उनके घर आते हैं। चलो जल्दी से इस घर को खाली करिए। खाली करना है? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे ससुर जी ने बैंक से कर्जा लिया था अपने कारखाने को बचाने के लिए, और उसके लिए उन्होंने इस घर को गिरवी रखा था। चलो अब जल्दी से खाली करो इस घर को। तुम लोग कौन होते हो हमें हमारे घर से निकालने वाले? तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। वो उन लोगों को मारने लगती है कि तभी उनके साथ आई हुई फोर्स उन्हें मारते हुए धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। वो दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी प्रज्ञा उन्हें टॉयलेट के अंदर खींच लेती है। तुम दोनों जल्दी से यहाँ आ जाओ। अब उनके पास भी कोई ठिकाना नहीं था। बाहर तेज बारिश होने लगती है। अब उनके पास भी कोई ठिकाना नहीं था। बाहर तेज बारिश होने लगती है। अब उनको भी उसी टॉयलेट में रहना पड़ता है। तब जाकर नैना को एहसास होता है कि उसने अपनी जेठानी के साथ कितना गलत किया। आज मुझे पता चला जेठानी जी कि इंसान को अपने गलत कर्मों की सजा यही भुगतना पड़ता है। आज जब ये सब मुझे भोगना पड़ रहा है, तब मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। अब मुझे माफ कर दो जेठानी जी। हाँ, मुझे भी माफ कर दो भैया भाभी। भैया, अब हम इस टॉयलेट में नहीं रहेंगे। मेरे अकाउंट में थोड़े से पैसे पड़े, उससे हम खाना बनाकर बेचेंगे और उससे थोड़े बहुत पैसे कमाकर अपने परिवार को पाल लेंगे और किराए का कमरा लेकर उसमें रहेंगे। अब वो दोनों मिलकर राजमा चावल, कढ़ी चावल, सब्जी रोटी बनाकर बेचने लगते हैं। अब वो एक किराए का कमरा ले लेते हैं जिसमें वो सब साथ साथ मिलकर रहते हैं।
श्यामपुर में औरतों के लिए सिर्फ एक ही दर्जी की दुकान थी। उसका मालिक राजू बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। जब उसकी दुकान में कोई औरत या लड़की ग्राहक आती तो वो किसी न किसी बहाने से उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश करता। अरे क्या भाभी जी, आप जो ये सूट लेकर आई हैं ये तो थोड़ी पुरानी है ना, और आप कह रही हैं कि इसी नाप का सूट बना दो। ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, इतने महीनों में आपकी कमर या आपका साइज कुछ तो बड़ा होगा। अगर मैं पुरानी नाप से ही ये वाली सूट बना दूंगा तो फिर फिटिंग सही नहीं होगी ना। अच्छा ठीक है, फिर ले लो नाप। महिला के इतना कहने पर ही राजू की आंखों में चमक आ जाती। अपने गले में पड़े इंच टेप से वो नाप लेने लगता है। हाँ भाभी जी, जरा सा सामने आइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जरा कमर की नाप ले लूं। उसके बाद तो वो लगभग आधे घंटे नाप लेने में ही लगा देता। और अगर कोई उससे कहता कि अरे राजू मास्टर जी, कितनी देर से नाप ले रहे हो, शाम तक नाप ही लोगे क्या? देखिए भाभी जी, मेरा नाम है राजू मास्टर। मैं अपने काम से कोई समझौता नहीं करता। हाँ, ठीक से नाप लूंगा तभी तो मस्त सूट बना पाऊंगा ना। अब उसकी इस बात पर कोई क्या ही उसे बोलता। बहरहाल औरत के जाने के बाद वो उस औरत के ख्याल में खो जाता। और क्या मस्त फिगर थी भाभी जी की। ओहो, इसके आगे तो सारी हीरोइनें फेल हैं यार। वाह ऊपर वाले, क्या किस्मत बनाई है तुमने मेरी। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आपने मुझे दर्जी बनाया। हे भगवान, बस एक ही प्रार्थना है कि अगले जन्म मोहे दर्जी ही कीजो, ताकि मैं अलग अलग और खूबसूरत औरतों के नाप ले सकूं। राजू टेलर अपने काम की आड़ में औरतों के साथ छेड़छाड़ किया करता था। अब उसका प्रोफेशन ही ऐसा था कि लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं लगता। श्यामपुर में ही विनीता नाम की एक रिटायर्ड टीचर अपनी बेटी सिम्मी और बेटे विकास के साथ रहा करती थी। विकास की अभी कुछ दिनों पहले ही शर्मिला नाम की लड़की से शादी हुई थी। शर्मिला बहुत ही भोली लड़की थी। एक बार की बात है, सुबह का समय था। शर्मिला माथे पर घूंघट लिए अपनी सास के पास चाय लेकर गई। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय अदरक वाली। ये कहकर उसने चाय अपनी सास को दी। विनीता ने चाय ले ली तो शर्मिला वहां से जाने लगी। बहू, 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे कोई बात हो गई क्या माँ जी? अब चाय तो ठीक है ना? अरे तू इतना डरती क्यों है? मैं तेरी सास हूँ, कोई राक्षस थोड़ी ही हूँ जो तुझे खा जाऊंगी। और जहाँ तक रही चाय की बात, तो वो तो मैंने अभी तक पी ही नहीं है। ये कहकर उसने चाय की प्याली उठाई और चाय पीने लगी। चाय पीते ही, वाह बहुत ही अच्छी चाय है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। अरे बहू, तुम खड़ी क्यों हो? तुम्हें कहा है ना मैंने बैठने के लिए, बैठो। अब जी माँ जी, कहिए आप मुझसे क्या बातें करना चाहती थी? तब शर्मिला की सास ने उससे कहा, शर्मिला बहू, तेरी शादी को लगभग 1.5 महीने हो गए। तू कब तक ये साड़ी और घूंघट में रहेगी? मैं समझी नहीं माँ जी। बहू, अब हमारी पीढ़ी की तो तुम हो नहीं कि घूंघट और साड़ी में ही हमेशा रहो। तुम आज की पीढ़ी हो, तुम सलवार सूट पहन सकती हो घर में, मैं कुछ नहीं बोलूंगी तुमको। पर माँ जी, मैं तो सलवार सूट लेकर आई ही नहीं, मुझे लगा कि शादी के बाद साड़ी में ही रहना होगा। भला ऐसा भी होता है क्या? उसके बाद विनीता ने अपनी बेटी सिम्मी को आवाज लगाई, सिम्मी, सिम्मी। सिम्मी उस समय कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। माँ की पुकार सुनकर वो बाहर आई। हाँ मम्मी, क्या कह रही हो? कहीं जा रही हो क्या? क्या मम्मी, इस समय मैं कॉलेज जाती हूँ ना। पर आज तो संडे है ना, विनीता ने कैलेंडर की ओर देखते हुए कहा। तब सिम्मी कैलेंडर के पास गई और उसे पलटते हुए कहा, मम्मी, जनवरी खत्म हो गया है, ये फरवरी है, फरवरी, और आज शनिवार है। ओह, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा ये तो बोलो कि तुम मुझे बुला क्यों रही थी? सिम्मी बेटा, वो तुम्हारे पास 3-4 सूट के कपड़े पड़े हैं ना, जो पिछले महीने खरीदे थे। हाँ माँ, है तो। सुनो ना, वो तुम भाभी को दे दो, वो उसे राजू टेलर के पास जाकर सिलवा लेगी। तुम्हारी भाभी के पास एक भी सूट नहीं है। अच्छा माँ, मैं दे देती हूँ। सिम्मी ने सूट के कपड़े अपनी भाभी को दे दिए। सिम्मी कॉलेज चली गई। बहू सुनो, ये लो सूट का कपड़ा, इसे सिलवा लो। यहाँ से थोड़ी दूर पर राजू टेलर्स है, तुम उसके पास चली जाओ। मैं अकेली जाऊँ? हाँ बहू, चली जाओ ना। तुम्हें तो पता है ना मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। अगर तुम्हारे साथ गई तो फिर 1 सप्ताह तक चलना फिरना सब हराम हो जाएगा। शर्मिला सूट का कपड़ा लेकर राजू टेलर्स के पास गई। राजू ने उसे देखा तो, ये कौन देहाती हुस्न की परी आ रही है? घूंघट वूंघट निकाल के, पहले तो इसे कभी नहीं देखा। राजू टेलर शर्मिला को घूर घूर कर देख रहा था। उसे इस तरह घूरता देखकर शर्मिला झेंप गई। तब राजू ने उससे पूछा, कहिए क्या सेवा करूं मैं आपकी भाभी जी? जी, ये सूट बनवाना है। हाँ हाँ, बना देंगे बना देंगे। वैसे कैसा बनवाना है, पटियाला या नॉर्मल? पटियाला। अरे पटियाला नहीं पता आपको? आजकल वो स्टाइल बहुत चलता है।
मैं तो एक्सपर्ट हूँ पटियाला का। मेरे पास दूर दूर से लोग आते हैं पटियाला सूट सिलवाने। उसके बाद राजू टेलर ने शर्मिला को दुकान पर रखे कुछ सैंपल दिखाए। शर्मिला को वो पसंद आ गए। हाँ जी सही है, ऐसा ही बना दो मेरा। अरे ऐसा क्यों, इससे अच्छा बना देंगे आपका, लेकिन पहले आपको देना होगा। देना होगा? क्या देना होगा? अरे नाप देना होगा, नाप। बिना नाप मैं कैसे बनाऊंगा आपके लिए पटियाला सूट। उसके बाद राजू शर्मिला का नाप लेने लगा। शर्मिला से बातों के क्रम में ही उसे पता लग गया था कि ये बहुत ही भोली टाइप की है, इसलिए उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज तो इसका अच्छे से और बहुत देर नाप लूंगा, मजा आ जाएगा। नाप लेने के क्रम में राजू बार बार शर्मिला को छू रहा था, और वो छूना नॉर्मल छूना तो नहीं था। ये बात शर्मिला को भी समझ आने लगी थी। भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से कौन नाप लेता है? चलिए हटिए, दूर हटिए। अरे क्या हो गया भाभी जी, क्यों गुस्सा हो रही हैं आप? गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? आप ये किस तरह से और कितनी देर से नाप ले रहे हैं? कभी कमर को छूते हैं, कभी इधर हाथ लगाते हैं, कभी उधर हाथ लगाते हैं। ये क्या बात हुई? अरे टेलर को नाप लेने के लिए इधर उधर तो हाथ लगाना ही होता है ना। अब मेरी आंखों में कोई मशीन तो सेट नहीं है कि एक बार किसी को देखें और परफेक्ट नाप ले ले। राजू अपनी बेहुदा दलीलों से अपनी कारगुजारी को ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शर्मिला भले ही भोली थी, लेकिन ना समझ तो बिल्कुल भी नहीं थी। देखो, मेरे सामने ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे। मैं चुपचाप सुन रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी इल्जाम लगाओ। अरे मैं कोई नया टेलर नहीं बनाऊं, सालों से यहाँ काम करता हूँ। हाँ, और न जाने कितनी औरतों के सूट सिले मैंने, किसी ने इस तरह से मुझ पर इल्जाम नहीं लगाया जैसे आप लगा रही हैं। अगर आपको मुझसे सूट नहीं सिलवाना तो आप जा सकती हैं, लेकिन इस तरह के बेहुदा इल्जाम तो मत लगाइए मुझ पर। मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। शर्मिला वहां से चली तो गई, लेकिन उसने अपनी सास को सारी बातें बताई। ये तुम क्या कह रही हो बहू? हाँ माँ जी, वो बहुत ही बदमाश दर्जी है। उसने नाप लेने की आड़ में मेरे साथ बदतमीजी की। माँ जी, मुझे तो वो शक्ल से ही बदमाश लगता है। अच्छा सुनो, सिम्मी को आने दो, फिर चलते हैं तीनों मिलकर उस बदमाश दर्जी की दुकान पर। सिम्मी के आने के बाद तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इस बार सिम्मी उस दर्जी की दुकान पर गई और सूट सिलवाने की बात कही। अपनी आदत से मजबूर राजू टेलर बेशर्मी के साथ सिम्मी की नाप लेने लगा, लेकिन इस बार उसकी सारी हरकत दूर छिपी उसकी भाभी ने रिकॉर्ड कर ली। फिर उन्होंने पुलिस को फोन कर वहां बुला लिया। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस को देखकर राजू टेलर के चेहरे का रंग उड़ गया। क्यों रे, तू ही है ना राजू टेलर? जी मैडम, मैं ही हूँ। कोई बात हो गई है क्या? उसके इस बात पर इंस्पेक्टर शशिकला ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा और विनीता और शर्मिला द्वारा रिकॉर्ड किया वीडियो दिखाया। बेशर्म, यही करता है तू दुकान में अपनी? औरतों को क्या समझ रखा है तूने? चल तू थाने चल, इतने डंडे तुझे मारूंगी, इतने डंडे तुझे मारूंगी कि तेरी सारी बेशर्मी निकल जाएगी। इंस्पेक्टर शशिकला ने राजू टेलर को जेल भेज दिया। उस पर मुकदमा चला और उसे 5 साल की सजा हुई। विनीता की बहू शर्मिला भले ही भोली थी, लेकिन उसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। वो चुप नहीं रही। दोस्तों, आप सभी भी गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, गलत से लड़िए, चुप नहीं बैठिए।